गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अजय मौर्य। आज मैं आप लोगों के लिए नए टॉपिक लेके आया हूँ जिन्हें हम आपको बताना चाहते हैं कि क्वार्टर ज्योमेट्री के अंतर्गत निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत आपको इस वीडियो के माध्यम से क्वाड्रेंट ज्योमेट्री के अंतर्गत होने वाले महत्वपूर्ण सूत्रों का उपयोग आपको इस माध्यम में आपको जानकारी दी जाएगी। इस वीडियो में देखिए, निर्देशांक ज्यामिति के सूत्र में पहला आपका दिया गया है दूरी का सूत्र, यानी दूरी का यानी दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए जाएंगे। आपसे कहा जाएगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कहने का मतलब जैसे कोई एक रेखा है और यहाँ का एक बिंदु ए यहाँ है और बी यहाँ पर है, और आपसे कह दिया जाए दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, तो यहाँ का निर्देशांक आपको क्या होगा, x1 और y1। यहाँ का निर्देशांक क्या होगा, x2 और y2। यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला, यहाँ पर आपको दूरी ज्ञात करना है। यानी क्या ज्ञात करना है, दूरी। तो दूरी के लिए फार्मूला है आपका, दूरी के लिए फार्मूला है b बराबर डिस्टेंस अंडर रूट पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये है, या आप ये भी कर सकते हैं और लगा के आप कर सकते हैं अंडर रूट के अंतर्गत ही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप क्या करते हैं, चाहे आप किसी भी मान को आप घटाते हैं, हमारा हल करने पर सॉल्यूशन कभी पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है। किसमें, अंडर रूट के अंतर्गत। हमारा जब भी अंडर रूट के अंतर्गत पॉजिटिव हो या निगेटिव, हमारा मान सदैव क्या निकलता है, पॉजिटिव ही निकलता है। तो यह आपका क्या है, पहला सूत्र है। अब अगले सूत्र पे चलते हैं। देखिए, आपको दूसरा फार्मूला दिया गया है विभाजन बिंदुओं के निर्देशांक। विभाजन बिंदुओं के निर्देशांक यानी इनका कहने का मतलब है कि कोई दो निर्देशांक दिए जाएंगे, उनके मध्यमों का भी निर्देशांक भी दिया जाएगा, आपको अनुपात के रूप में विभाजित किया रहेगा। तो आपसे कहा रहेगा, कह रहा है कि m1 अनुपात m2 के अनुपात के आंतरिक विभाजन करने वाला बिंदु। एक होता है विभाजन बिंदुओं के निर्देशांक में दो यूज किए जाते हैं, एक आंतरिक होता है, एक बाह्य होता है। अब हम बात करते हैं पहले किसकी बात, आंतरिक की बात। m1 m2 के अनुपात के आंतरिक विभाजन करने वाला बिंदु। यहाँ पर आपको निर्देशांक ही ज्ञात करना है, बिंदु ज्ञात करना है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अगला यहाँ पर दिया गया है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इनका कहने का मतलब है, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई एक इस तरह से आपको निर्देशांक दिए गए हैं, यही यानी एक बिंदु यहाँ पर और वन बिंदु यहाँ पर और एक बिंदु यहाँ पर। हम इनको क्या कर रहे हैं, आंतरिक विभाजन का मतलब अंदर से विभाजन। यहाँ पर क्या है m1 और यहाँ पर क्या है m2, और यहाँ का निर्देशांक मान लेते हैं x1 और y1, और यहाँ का निर्देशांक क्या मान लेते हैं x2 और y2, और यहाँ का निर्देशांक क्या है, यानी निर्देशांक ज्ञात करना है। यहाँ का x1 x का मान y1, यानी आंतरिक। यहाँ पर आपको विभाजन के रूप में करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। यही इन्हीं बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। यानी यह आपका x1 है, यहाँ पर यह x होगा, यहाँ पर y होगा। तो ध्यान दीजिए, m1 और m2 यही है, यह आंतरिक के लिए किया गया है। अब हम बात करते हैं बाह्य, दूसरे में
m1 अनुपाते m2 के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करने वाला बिंदु यानी आंतरिक बिंदु, आंतरिक बाह्यतः विभाजन यानी जो बाहर से विभाजित करे, उनके दो बिंदुओं के निर्देशांकों के निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यानी यहाँ पर हमारा क्या, जिसे अगर मानते हैं m1 यहाँ m2 है और यह विभाजन आपका कहाँ से कर रहा है, m1 यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के विभाजन ये कर रहा है क्या, m2। यानी बाह्यतः बाहर से, एक आंतरिक है और दूसरा क्या है, बाह्यतः यानी बाहर से विभाजित कर रहा है। तो इनके बीच का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इनके बीच का निर्देशांक आप निकालेंगे x1 और y1 होगा। यहाँ पर क्या होगा, x1 और y1 होगा। यानी मध्य बिंदु विभाजित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो आपके लिए फार्मूला यहाँ पर यही उपयोग होगा। आपको हमने आपको आंतरिक भी बताया और बाह्यतः के लिए भी बताया है। अब हम ले चलते हैं अगले सूत्र की तरफ। देखिए तीसरा आपको फार्मूला दिया गया है, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। क्या कह रहा है, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, बिंदु x1, y1 तथा x2, y2, x2, y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। किनके के बीच निकालना है, मध्य बिंदु के निर्देशांक। यानी आपको वन बिंदुओं के निर्देशांक दिए जाएंगे, दूसरे बिंदुओं के निर्देशांक दिए जाएंगे, दोनों मध्य बिंदुओं के दोनों बिंदुओं के मध्य का निर्देशांक। यानी कहने का हमारा मतलब ये है, अगर आप इस तरह से कोई एक बिंदु लेते हैं, यहाँ पर P ले लेते हैं और यहाँ पर Q, और यहाँ पर कोई भी बिंदु ले लेते हैं O। यहाँ का निर्देशांक जो है x1, y1 दे दिया जाए और यहाँ का निर्देशांक क्या है, x2, y2 दे दिया जाए। और आपसे कह रहा है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक आपका यहाँ x1 और y1, x और y, यहाँ का निर्देशांक ज्ञात करना है। यहाँ का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपका फॉर्मूला होता है, जैसे x के लिए ले रहे हैं तो x1 प्लस x2/2 आपका ये हो गया। अगर इसी प्रकार से y का ले रहे हैं तो हमारा क्या होगा, y1 प्लस y2/2। यानी क्या करना है, x के निर्देशांकों का योग बटे 2। अगर यदि दो निर्देशांक ले रहे हैं तो हमें 2 से भाग देना है। अगर कभी कभी त्रिभुज के, अगर इसी हिसाब से त्रिभुज भी आ जाते हैं कभी कभी, तो यहाँ पर 3 किया जाता है। एक संख्याएं और लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर। कभी क्या होता है, इस तरह की यहाँ का केंद्र पूछ लेता है। यहाँ का केंद्र यहाँ का अगर निकालना है तो आपका x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3/3 इस तरह से, और y यहाँ पर y लेना है y1 प्लस y2 प्लस y3/3। हमारा समझाने का मतलब यही था। तो मध्य बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला बता दिया गया है, हमें इन्हीं माध्यमों से हल करना है। अब हम ले चलते हैं अगले फार्मूले की तरफ। अब मैं आप लोगों के लिए निर्देशांक ज्यामिति के सूत्र में चौथा सूत्र बताने जा रहा हूँ, जिन्हें आप कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या क्या दिया रहेगा, आप यहाँ पर देखिए। यदि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों ABC के निर्देशांक क्रमशः आपको 3 निर्देशांक दिए जाएंगे, जो आपके x1, y1, x2, y2, x3, y3 आपके 3 बिंदु के निर्देशांक दिए जाएंगे, जहां पर आपको ABC प्रदर्शित किया गया है, उनके निर्देशांक दिखाए गए हैं। और आपके लिए फार्मूले में क्या होता है, 1/2। आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल
1/2 लंबाई गुणी चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, निर्देशांक को लेकर चलना है, न कि त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए। वहाँ पर आपका अलग है, यहाँ पर आपका अलग है। तो यहाँ पर निर्देशांक की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 निर्देशांक दिए गए। तीनों निर्देशांक की सहायता से हम क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ का फार्मूला, इसका फार्मूला क्या है, 1/2 बड़े कोष्टक में x1, छोटे कोष्टक में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बड़े कोष्टक में इसको बंद किया गया है। अब क्या करते हैं, कुछ इसको हल कर दिया गया है। क्या करे हैं, x1 का जो है कोष्टक के अंदर गुणा किया गया है इतना, और यहाँ पर x2 का यहाँ पर गुणा किया गया है, और x3 का भी क्या किए हैं, इन दोनों पे गुणा कर दिया गया है। जब आपको इस प्रकार के इस तरह से क्वेश्चन में निर्देशांक दी जाए, आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे, इन्हीं सूत्र के माध्यम से ही त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ अगले फार्मूले की तरफ। देखिए आप लोग के लिए अगला सूत्र दिया गया है, जो कि हम आप लोग जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर 5वां आपका दिया गया है सूत्र, x अक्ष का समीकरण। x अक्ष का समीकरण क्या होगा, y बराबर 0। y अक्ष का समीकरण जो होगा x बराबर 0। आपका 6वां फार्मूला है, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर b, और यहाँ पर दिया है x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x बराबर a। और अगला सूत्र दिया गया है प्रवणता रूप, यानी आपको कोई समीकरण दिए जाएंगे सरल रेखा का, उससे आपको क्या निकालना है, प्रवणता रूप बनाना है। और वहाँ पर आपको प्रवणता के रूप जैसा समीकरण बनाने के बाद उसमें प्रवणता बताना है m, यानी यहाँ पर दिया है y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी, जहाँ m बराबर क्या होता है, tan थीटा। कभी कभी क्या होता है, कुछ न देकर tan थीटा कोण का मान दे देता है, और आपसे कह दिया जाए कि एक सरल रेखा का समीकरण बनाइए, तो आप इस माध्यम से भी समीकरण बना सकते हैं। और अगला दिया है अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर इक्वल 1, यह आपका क्या है, अंतःखंड रूप। इतने आपके लिए फार्मूले हैं। अब हम आपको अगले फार्मूले की तरफ ले चलते हैं। अभी इसमें क्या है, आपको इसलिए फार्मूले बता दिए गए हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग के लिए क्या किए हैं, पहले से फार्मूले बता रहे हैं, जिससे कि आपको फार्मूले अभी तैयार हो जाए। देखिए आप लोगों को 9वां फार्मूला क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जब प्रवणता दिया हो, क्या हो, जब प्रवणता दिया हो, तो इसके लिए फार्मूला है आपका y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। यानी एक बिंदु क्या है, एक बिंदु के निर्देशांक x1 कामा y1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जब प्रवणता दिया हो तब के लिए आपके लिए फार्मूले यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर y1 यहाँ है और x1 यहाँ है, तो इन प्रवणता का मान जो भी यहाँ दिया रहे, या tan थीटा या कोई भी मान दिया रहे, तो यहाँ पर रख कर कोई निर्देशांक दिया रहे, अगर यहाँ से रख कर अगर इसे हल किया जाए तो हमारा क्या होगा, एक सरल रेखा का समीकरण प्राप्त होगा। लेकिन अभी फार्मूला में क्या कह रहा है, एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जब प्रवणता दिया हो तब के लिए यही फार्मूला यूज करना है। अगला फार्मूला क्या है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए जाएंगे और आपसे कह रहा है कि रेखा का समीकरण क्या होगा। तो यहाँ पर आपको फार्मूला है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 कोष्टक पे x माइनस x1।
तो इन सूत्र के माध्यम से दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए रहेंगे। आपको क्या करना है, सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो आप इस सूत्र के माध्यम से सरल रेखा का समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। कब? जब आपको दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए जाएंगे तब। अगला क्या कह रहा है, अगला सूत्र लंब रूप। क्या है? लंब रूप। कोई समीकरण दिया जाएगा और वहां पर कोण का मान दिया रहेगा, थीटा का कोई मान दिया जाएगा। यहाँ पर उससे पहचान करके कोई भी मान मानकर आप यहाँ पर क्या करते हैं, लंब रूप का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। अभी इसके आगे चैप्टर में आपको ये सब का प्रयोग बताया जाएगा बारी बारी से करके। अभी तो मैंने सिर्फ क्या किया, आपके लिए एक डेमो के लिए केवल सूत्र ही दिया, दिखाने के लिए आपने ऐसा किया गया है। और फिर ले चलते इसकी आगे सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। तो लाइन में आपको बराबर फार्मूला है, दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाओं के बीच का कोण, यानी आपको क्या दिया रहेगा, दो रेखाएं का समीकरण दिया जाएगा। उसमें आपको क्या करना, उनके दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको क्या दिया है, y बराबर m1x प्लस c1 तथा y बराबर m2x प्लस c2 के बीच का कोण। फार्मूला आपका है tan इनवर्स m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 और m2। यह आपका फार्मूला किया गया है। जब दो रेखाओं के बीच का कोण, जब दो रेखाएं का समीकरण दिया जाए और वहां से आपको कह दिया जाए कि बीच का कोण क्या होगा, तो इसी तरह से क्या करते हैं, बीच का कोण ज्ञात करते हैं इसकी सहायता से। यहाँ पर कुछ नियम दिए गए हैं समांतर और लंबवत के लिए। यहाँ पर कह रहा दो रेखाओं के समांतर होने के लिए प्रतिबंध। अगर यदि समांतर का कहा कि समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, m1 और m2 का मान हमेशा इक्वल करना है। क्या करना है, m1 और m2 का मान हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और लंब में लंबवत का क्या फार्मूला होता है, m1 और m2, m1 इंटू m1 बराबर -1। जब हमारा दोनों मान m1 और m2 बराबर हो जाए, पॉजिटिव के कंडीशन में आ जाए, तब हम कहेंगे क्या, यह समांतर रेखा का समीकरण है। जब कभी क्या करते m1 और m2 के मान को पूरा करेंगे, हमारा मान हमेशा क्या होना चाहिए, नेगेटिव। यहाँ पर नेगेटिव लेना है और यहाँ पर क्या करना है, m1 और m2 को बराबर कर देना है। तो यहाँ से बीच का कोण आपका निकल जाएगा। अगला क्या दिया गया है, लंब की लंबाई ज्ञात करना है। क्या करना है, लंब की लंबाई, यानी आपको एक समीकरण दिया जाएगा और एक बिंदु के निर्देशांक भी दिए जाएंगे। आपसे कहेगा कि बिंदु x1 y1 से रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई। क्या करना है, लंब की लंबाई, लंब की लंबाई। इसमें आपको सीधा क्या करना है, एक बिंदु के निर्देशांक दिए जाएंगे और आपको एक रेखा का समीकरण दिया जाएगा। आपसे कहा जाएगा कि लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लंब की लंबाई ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला दिया गया है क्या, ax प्लस by प्लस c बटे अंडर रूट के अंतर्गत a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका क्या है, लंब की लंबाई का फार्मूला है। लंब की लंबाई ज्ञात करने के लिए आपको क्या है, फार्मूला आपको बता दिया गया है। अब हम ले चलते हैं अगले फार्मूले की तरफ। आप लोगों के लिए चौथा फार्मूला दिया गया है, कोणों के अर्धकों के समीकरण ज्ञात करना है। कोणों के अर्धकों के समीकरण, यानी आपको दो रेखाओं के समीकरण दिए जाएंगे, यहाँ से कोणों के अर्धकों के समीकरण ज्ञात करना है। तो आपका फार्मूला यही यूज होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बटे अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर बराबर प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 बटे में अंडर रूट के अंतर्गत a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर
तो हम इस सूत्र की सहायता से कोणों के अर्धकों की समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। कोणों के अर्धकों के समीकरण ज्ञात कर सकते हैं इसके माध्यम से। अगला आपका फार्मूला दिया गया है 15वां त्रिभुज का अंतः केंद्र ज्ञात करना। त्रिभुज का अंतः केंद्र ज्ञात करना, यानी कुल मिलाकर आपको त्रिभुज का अंतः केंद्र, जैसे कोई एक त्रिभुज दे दिया जाए और आपसे ए बी सी यही है, क्या करना है, यहाँ पर अगर 1 मान लेते हैं, यहाँ पर 2 मान लेते हैं, यहाँ पर 3 मान लेते हैं। यहाँ का निर्देशांक x1 और y1 दे दिया जाए, यहाँ का निर्देशांक x2 और y2 दे दिया जाए, यहाँ का निर्देशांक x3 और y3 दे दिया जाए। तो यहाँ के लिए आपका मान a मान लिया गया, यहाँ के लिए b मान लिया गया, यहाँ के लिए c मान लिया गया है। यह आपका a b c यही दिया गया है संख्याएं। अगर यहाँ पर 1 1 1 यहाँ रखते हैं तो यहाँ पर इसे जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। तो यही बात है x1, यहाँ पर आपका x1 y2 x1 x2 और x3 का मान रखेंगे और उसके बाद 1 1 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 अनुपात होगा। तो यहाँ पर 3 से क्या करना है, भाग देना है। त्रिभुज का अंतः केंद्र, त्रिभुज के अंतः केंद्र के निर्देशांक आपका यहाँ पर यही ज्ञात करना है। यहाँ का निर्देशांक ये आपसे कह रहा, अंतः केंद्र का मतलब अंदर, ठीक, यही केंद्र का आपसे निर्देशांक ज्ञात करना है। आपके लिए यह टॉपिक इस क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री के अंतर्गत होने वाले महत्वपूर्ण सूत्रों का आपको फार्मूलास बता दिया गया है। अब हम आपको अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में होने वाले इस फार्मूले में देखिए, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैंने क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री के सभी फार्मूले आपको बता दिया गया है। अब आने वाले वीडियो आपके क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री के एक्सरसाइज आपको मिलेंगे हल के माध्यम से, और जो भी आपकी इसमें फार्मूले डायरेक्ट बता दिए गए हैं वहाँ पर आपको उपयोग करते हुए सूत्रों का उपयोग और निगमन के साथ आपको बताया जाएगा, जिससे कि आप लोगों को क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में होने वाले जो भी दिक्कतें हों, परेशानियां होती हों, समझने में आप लोगों को दिक्कत न होने पाए, इसीलिए हमने क्या किया, सबसे पहले आप लोगों के लिए फार्मूलेस पहले बताए हैं इस वीडियो के माध्यम से। अब अगले वीडियो में मिलेंगे।